बना दिया गया। इसरो की महत्वपूर्ण संस्था है ये एंट्रेक्स, जिसका काम सिर्फ एक बात है कि वो मार्केटिंग करता है, वो बिजनेस करता है, डेटा बेचेगा, उपग्रह छुड़वाएगा, जो आप सेवाएं हमसे लेना चाहोगे हम वो सेवा देंगे। जाके गूगल पे ढूंढ लीजिएगा, एंट्रेक्स डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अभी चूंकि ताबड़तोड़ प्रक्षेपण हो रहा है, एंट्रिक्स हमेशा पेपर में चर्चा में आ रहा है और आपकी नजर में एंट्रिक्स आया ही नहीं, उसको पढ़िएगा। 12 हम लोग आते बेटा अपने विषय पे। तो कल जहां थे हम थोड़ा सा वहीं से शुरुआत करते हैं बेटा। तो एक डायग्राम था, फिर से देख लें। मैंने ये बताया था कि पूरी पृथ्वी पर 3 रेखाएं बड़ी महत्वपूर्ण है बेटा भूगोल के नजरिए से। एक को हम लोगों ने क्या नाम दिया बेटा? कर्क रेखा। बोले कितना था बेटा? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, है ना बेटा। और एक कौन थी? मकर रेखा। कितना बेटा? 23.5 अंश दक्षिणी, दोनों 23.5, लेकिन ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है। और इसमें मैंने बोला था कि पूरे वर्ष भर में सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में एक चक्कर लगा देती। वो चक्कर नहीं लगाती, वो मैंने बोला था ना कि वो पूरा मामला है, ऐसे पूरा एक राउंड हो जाता है जब पूरा एक चक्कर घूमती है। 23.5 अंश ऊपर और 23.5 अंश नीचे का मूवमेंट होता है। ये तारीखें आपको नोट कराया था मैंने। एक तारीख थी 21 जून, एक तारीख थी 22 दिसंबर और 2 तारीख थी बीच रास्ते वाली 23 सितंबर और 21 मार्च। इसमें एक शायद हम लोगों ने लिख लिया था बेटा, कर्क संक्रांति शायद लिखा था आपने। ठीक है, आगे लिखो बेटा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति लिखें। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को, प्रतिवर्ष कब बेटा? 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ने लगती हैं। सूर्य की लंबवत किरणें कहां बेटा? मकर रेखा पर पड़ने लगती हैं, जिसे हम मकर संक्रांति या इंग्लिश में इसको कहते हैं विंटर सोलस्टिस। आप हिंदी में लिखो बेटा, वो मेरी आदत है बोलने की, तो मैं इंग्लिश टर्म जरूर बोलता हूं, स्पेशली जो सिविल सर्विसेज के बच्चे हैं। क्लियर है बेटा? लेकिन आखिर होता क्या है बेटा, वो जरा लिख लो। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल, सबसे छोटे दिन। उत्तरी गोलार्ध में क्या बेटा? शीतकाल। शीतकाल माने ठंडक का समय, सबसे छोटे दिन तथा सबसे लंबी रातें होती हैं। क्लियर हुआ बेटा? सबसे लंबी रातें होती हैं। इसी समय, पैरा चेंज करके बेटा, इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में लिखें, इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन तथा सबसे छोटी रातें होती। सबसे बड़े दिन तथा सबसे छोटी रातें होती। क्लियर हुआ बेटा? इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या बेटा? सबसे बड़े दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं तथा ग्रीष्म काल होता है, गर्मी का समय होता है। क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, थोड़ा सा बेटा समझना है। आखिरकार सूर्य जब हमारी तरफ होता है तो गर्मी कहाँ होती है, या सूर्य जिसकी तरफ होता है उधर गर्मी क्यों होती है? भाई दिन तो जैसे अभी भारत में भी दिन होगा तो दुनिया के कई इलाकों पे दिन होगा, लेकिन हर इलाके में सीजन तो एक नहीं होगा जहां जहां दिन हुआ है। तो आखिरकार ये टेम्परेचर बदलने का क्या कारण है
कि सूर्य की वही किरणें होती हैं, वही सूर्योदय होता है, लेकिन उसकी प्रखरता में कमी होती है। वजह क्या होती है? कहीं ज्योग्राफी पढ़ते समय आपने पढ़ा होगा कि जब सूर्य की किरणें लंबवत होती है तो ज्यादा गर्मी देती है। कभी बेटा देखो, जब भी अध्ययन करो तो थोड़ा सोचो जरूर, बहुत जरूरी है बेटा। हायर कंपटीशन में लेखपाल और सिपाही और फलाना ढमाका में तो गाड़ी निकल ही जाएगी, और सिपाही में भी नहीं निकल पाएगी। अभी सिपाही की परीक्षा के पेपर में प्रश्न था, हम याद है बोल दे रहे हैं, उसने पूछा निम्न में से कौन सा अस्थायी पवन नहीं है। देख लेना पेपर जाके। अगर सिपाही की परीक्षा में ऐसा पूछा जा रहा है तो आपको छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो थोड़ा सा ये समझना है बेटा कि आखिरकार ये मामला क्या है कि सूर्य जिस गोलार्ध में होता है उधर गर्मी रहती। होने का मतलब ये मत समझना कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन नहीं होता। दिन तो पूरा आधी धरती पर होता है भाई। उत्तरी गोलार्ध का कुछ इलाका, दक्षिणी गोलार्ध का कुछ इलाका, हाँ या ना? तो एक बात मुझे बताओ, फिर उधर ज्यादा गर्मी क्यों मिलती है जिधर सूर्य की किरणें लंबवत होती है? अच्छा एक बात मुझे बताओ, जरा समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि दिन हो जाता, तो दिन हो रहा है तो सूर्य की किरणें इधर भी आ रही हैं, इधर भी आ रही हैं, इधर भी आ रही हैं। तो ये पृथ्वी के आधे इलाके में तो दिन हो गया, हाँ या ना? इधर न रात हुई। तो आधा इलाका तो उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है, लेकिन इधर गर्मी हो रही है और इधर ठंडक हो रही है। आखिर ये मामला क्या है? अरे भाई, जाड़े में दिन नहीं होता हम लोगों का और गर्मी में दिन नहीं होता, तो आखिरकार दिन तो दोनों तरफ हो रहा है, जाड़े में भी हो रहा है, गर्मी में भी हो रहा है। लेकिन कुछ जगह पे गर्मी पड़ रही है, कुछ जगह पे गर्मी नहीं पड़ रही। मैं जो कह रहा हूं उसको जरा समझने की कोशिश करिए। हम जो सूर्य को कहीं रहे सूरज, मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि गर्मी क्यों पड़ने लगती है भाई? साल भर विषुवत रेखा पे ही तो नहीं होता। वही कह रहे हैं कि कर्क रेखा की ओर जाता है तो गर्मी काहे बढ़ने लगती है? क्योंकि यहां सूर्य की किरणें आती हैं, बाकी जगह नहीं आती। तो क्यों वहां ठंडक लगती है? ये कौन बता दिया आपसे किरणें कम आती है? ये कहां पढ़ लिया आपकी किरणें कम आती है? अच्छा हाँ, ये सुनना चाह रहे हैं, तिरछी आती है। तो तिरछी और सीधी में तापमान के अंतर का फर्क पड़ जाता है क्या? सूर्य की जो किरण जितनी गर्मी लेके आ रही होगी वो उतनी गर्मी तो लेके आ ही रही होगी ना, वो सीधी आए चाहे तिरछी आए। तो आखिर ये डिफरेंस काहे हो जाता है? रटिए मत, रटिए मत, खेल खराब हो जाएगा। महसूस करिए तो जवाब मिलेगा। मेरा प्रश्न समझ पा रहे हैं ना? उलझ तो नहीं रहा मैं क्या पूछ रहा हूं? दिन उत्तरी गोलार्ध में भी हो रहा है, दिन दक्षिणी गोलार्ध में हो रहा है, दिन हो रहा है ना। कहीं पे किरणें सीधी आ रही हैं, कहीं पे तिरछी आ रही होंगी, ये बात अलग है। लेकिन कहीं पे गर्मी ज्यादा क्यों मिल रही है वहां जहां सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं, और वहां पे ठंडक क्यों हो जा रही है जहां पे किरणें तिरछी जा रही है? कोई वजह तो होगी ना भौगोलिक। बस ये बोल के आप निकल जाएंगे कि कहां सीधी होगी वहां ज्यादा मिलेगी, जहां तिरछी होगी कम मिलेगी। काहे कम मिलेगी? अरे हम बोल तो रहे काहे कम मिलेगी, मुझे समझाइए ना जरा। तिरछी वाली किरणों में कम उष्मा लेके आती है, माने जो किरणें तिरछी आती हैं वो कम सूरज की गर्मी लेके आती है, सीधी वाली ज्यादा लेके आती है। सूरज से हर किरण एक बराबर उष्मा लेके निकलती है। तो इसके लिए थोड़ा सा बेटा आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि जब सूर्यताप पे हम आएंगे तो हम विस्तार से बात कर पाएंगे। लेकिन अभी हम जहां बने हैं बेटा उसको समझिएगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि सूर्य जिस गोलार्ध में रहता है उधर गर्मी रहती है और अपोजिट वाले में ठंडी रहती है। कारण क्या है इसका? थोड़ा सा वेट करना होगा। जब हम वायुमंडल पे आएंगे बेटा तो बात कर पाएंगे। ठीक, आगे बढ़े। दो हो गया ना बेटा, कर्क संक्रांति मकर संक्रांति हो गई। अगला है बेटा क्या? इक्विनॉक्स, और हिंदी में इसको कहते हैं क्या?
विषुव, यहां कोई संक्रांति शब्द का प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखना। विषुव या इक्विनॉक्स लिखेंगे। वर्ष में 2 बार, वर्ष में कितनी बार बेटा? 2 बार सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत होती हैं। वर्ष में कितनी बार बेटा? 2 बार सूर्य की किरणें कहां बेटा? विषुवत रेखा पे लंबवत होती है, जिसे हम विषुव कहते हैं, इंग्लिश में इक्विनॉक्स। लिखें, यह स्थिति प्रतिवर्ष, यह स्थिति प्रतिवर्ष कब होती है बेटा? 21 मार्च और पता नहीं कै सितंबर, अच्छा 23 सितंबर, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को होती है। तो 2 बार विषु होता है। ये दोनों के नाम थोड़ा अलग अलग है ना बेटा? सितंबर वाले को कहते हैं शरद विषु, मार्च वाले को कहते हैं बसंत विषु। क्लियर है? देख लें। 23 से पैरा चेंज करके बेटा नीचे से अलग अलग पॉइंट बना के लिखो, याद रहेगा। 23 सितंबर को होने वाला विषुव शरद विषु कहलाता है। शरद विषु, शरद ऋतु का नाम है। इसको ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं, इंग्लिश में ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। दूसरा बेटा, 21 मार्च को होने वाला विषु बसंत विषु कहलाता है। 21 मार्च को होने वाला विषु, विषु माने क्या? विषुवत रेखा पे लंबवत हो, क्या कहलाता भाई? बसंत विषु कहलाता है। इंग्लिश में बेटा बर्नल इक्विनॉक्स, बर्नल इक्विनॉक्स। इस समय होता क्या है बेटा, वो थोड़ा लिखना पड़ेगा पारा चेंज करके। देखें, इस समय दोनों ही गोलार्ध में रात दिन की अवधि समान हो जाती है। दोनों गोलार्धों में रात दिन की अवधि क्या हो जाती है बेटा? समान हो जाती है, ऋतुएं सम हो जाती हैं। ऋतुएं क्या हो जाती हैं बेटा? सम हो जाती है। सम मतलब आज गुस्से में हो, व्रत व्रत हो क्या? भूख लगी है तो मेरे ऊपर गुस्सा काहे उतार रहे हो भाई? ठीक है, चले, अच्छी बात है। सम मतलब ना गर्मी रह जाती है ना ठंडक रह जाती है ना? तो गर्मी और ठंडक का जो मामला है वो 2 तरीके से होता है। अभी गर्मी बढ़ रही है, बोले तो अभी गर्मी चरम पे आएगी, फिर गर्मी घटेगी, तो घटते घटते फिर नॉर्मल होगी, फिर ठंडक बढ़ेगी, फिर ठंडक जब घटेगी तो फिर गर्मी और ठंडक एक। मार्च में क्या होता है? ठंडक जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, तो ऋतु क्या हो जाती है? लगभग लगभग समान। अच्छा रुको थोड़ा सा, कुछ चीजें और समझ लो लगे हाथ। ये कटिबंध वगैरह का आइडिया है, जोन जिसको कहते हैं पृथ्वी पर। अरे नाम सुना नहीं होगा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ढमाका कटिबंध नहीं, ढमाका कटिबंध नहीं होता कोई। थोड़ा देख लो देख लो देख लो भैया, अब चली चला की वेला है, जो हो जाए वो हो जाए। जीरो डिग्री, 23 डिग्री, 66 डिग्री, 90 डिग्री।
23 डिग्री क्या बेटा साउथ, 66 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। ये पृथ्वी का एक बड़े मजेदार स्थिति है टेम्परेचर के हिसाब से। ये जो इलाका है जहां मैंने हाथ रखा है, ये पृथ्वी का सबसे बहुत बड़ा वाला क्षेत्रफल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा वाला एरिया है, विषुवतीय एरिया है ना बेटा। इस एरिया में वर्ष भर गर्मी रहती है, पूरे साल भर क्या रहती है बेटा, गर्मी रहती है। इसलिए इस इलाके को कहते हैं उष्ण कटिबंध। इंग्लिश में अच्छा तो जैसे जैसे हम लिख रहे थे वैसे वैसे पढ़ रहे थे। वेरी गुड। ट्रॉपिकल जोन, इस वाले को क्या कहते हैं, शीतोष्ण। वेरी गुड। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, टेम्परेट जोन। हिंदी में दोनों, ये भी और ये भी। हिंदी में क्या बेटा, हाँ सही बोल रहे थे, शीतोष्ण कटिबंध। ये वाला पोलर जोन, और ये वाला भी क्या बेटा, पोलर जोन। हिंदी में हाँ ठीक है ठीक है, सही पढ़ रहे हो, शीत कटिबंध कहते हैं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करिए। इस इलाके में वर्ष भर गर्मी रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर इसी इलाके में लंबवत रहती हैं, कुल मिला जुला के। यानी साल भर यहाँ गर्मी का ही सीजन होता है। एक चीज बताइए, भारत की अगर स्थिति की बात करें तो ये रेखा भारत को बीच से काटती है। लो, इसमें कौन आश्चर्य की बात है भाई, कर्क रेखा। सब प्रदेश प्रदेश रटे हो और पूछ रहे तो नहीं बता रहे हो, तो दो भागों में बांटती है। तो अगर आप देखें तो भारत का एक हिस्सा इस रेखा के नीचे है, जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। नहीं ठंड पड़ती वहां ठंडक नहीं पड़ती दक्षिण भारत में। क्यों, क्योंकि वो इलाका कहाँ है बेटा, उष्ण कटिबंध में। हम लोग इधर है ना, तो इधर वाले का क्या नाम है, शीतोष्ण। यानी भारत भूगोल के हिसाब से कम दो कटिबंधों में विभाजित है। एक को हम लोग उष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध, और एक को उष्ण कटिबंध कहते हैं। इस इलाके में सही में गर्मी नहीं पड़ती, अरे ठंडक नहीं पड़ती, लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि गर्मी भी नहीं पड़ती, जबकि सबसे अधिक गर्मी इधर पड़नी चाहिए थी, लू इधर चलनी चाहिए। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में कहीं कोई लू नहीं चलती। लू हमारे उत्तर भारत में चलती है, जो कि हम शीतोष्ण कटिबंध में। बहरहाल, तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो थोड़ा समझिए। ये इलाका वर्ष भर ठंडा, ये इलाका वर्ष भर गर्म। क्लियर है, साल भर यहां ठंडक रहती है, साल भर यहां गर्मी रहती है। और ये जो इलाका है दोनों का आनंद लेता है, कुछ महीने गर्मी और कुछ महीने ठंडक। यानी ऋतु और मौसम सिर्फ और सिर्फ शीतोष्ण कटिबंधों में बदलते हैं। शीत कटिबंध में साल भर ठंडक, बस ये कि कभी ज्यादा ठंडक कभी कम ठंडक। साल भर गर्मी, कभी ज्यादा कभी कम। यहां दोनों ज्यादा और दोनों कम। गर्मी जो पड़ेगी ना, तो वो गर्मी पड़ेगी, इक्वेटोरियल रीजन उतनी गर्मी नहीं पड़ती। और ठंडक भी जब पड़ने लगती तो पारा, भाई हमारे यहाँ आप देखो तो 0 और 1 के आसपास भी पहुंचने लगता है इस इलाके में, तो ठंड भी ठीक ठाक पड़ने लगती है। क्लियर है, ये सब क्यों हो जाता है, ऐसा काहे कटिबंध हो बेटा। लेकिन एक बात और समझना, यहाँ कोई लाइन नहीं खींची हुई है कि पैर इधर इधर रख के खड़े हो गए, लाइन बीच से जा रही है। तो इधर है शीतोष्ण और इधर है उष्ण, ऐसा थोड़ी होगा। प्रकृति बाउंड्री थोड़ी बना के बैठी है। ये जो सीमावर्ती क्षेत्र होगा किसका, अरे उंगली देखो ना, नहीं, ये तुम्हारा शीतोष्ण है और ये तुम्हारा उष्ण है। तो उष्ण का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यहां दोनों का असर दिखता है। इसे ज्योग्राफी में से उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, सब ट्रॉपिकल कहते हैं। तो सब ट्रॉपिकल क्या होगा कि मैंने इस लाइन को जैसे पार किए
वहां दूसरा, अच्छा इस लाइन को पार किए बस यही बर्फ जमी हुई मिल जाएगी आपको, ऐसा तो नहीं होगा। स्थितियां धीरे धीरे बदलेंगी। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है दो संक्रमणशील क्षेत्र मिल गए। एक तो ये जहां एक इलाका जा रहा है दूसरा इलाका आ रहा है, और एक ये, तो इसको कहते हैं क्या बेटा? सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण कटिबंध, और इसको कहते हैं सब पोलर, उपध्रुवीय क्षेत्र। तो उपध्रुवीय क्षेत्र किसके किसके बीच में होगा? देख के बोलो। शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के बीच में होगा। उपोष्ण कटिबंध किसके किसके बीच में दिखेगा? शीतोष्ण और उष्ण। ये सब होने लगेगा तो क्या होगा परीक्षा में? परीक्षा में यही सब होने लगेगा तो क्या होगा कि सबसे ऊंची चोटी भारत में कहाँ है, यही पूछा जाएगा आपसे। चलिए चलिए आगे बढ़े, है ना बेटा? हो गया बेटा? तो 4 घटना होनी है बेटा। एक घटना को हम लोग कहते हैं कर्क संक्रांति, एक को कहते हैं मकर संक्रांति, और 2 घटना को क्या कहते हैं? विषुव, इक्विनॉक्स। तारीख वारीख आपने लिखा है, मौसम पे क्या असर पड़ता है वो भी लिखा है। अब लिखें बेटा वार्षिक गति। अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग? दैनिक गति। तो वार्षिक गति थोड़ा हेडिंग बनाइए। तो वार्षिक गति से क्या होता है बेटा? मेरे चेहरे पे नहीं लिखा है, अगर आपने पढ़ा है तो बताएंगे। जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु या मौसम है? आपके मित्र तो जलवायु कह रहे हैं। जलवायु होती है एक लंबे समय के बाद मतलब परिवर्तन। जलवायु किसे कहेंगे? कोई उसके चर होंगे, कोई वेरिएबल होंगे, कुछ घटना होगी, तब ना बोलेंगे। आज आपके भी मित्र फोन कर दिए और पूछे कि आजमगढ़ का क्या हाल चाल है, तो आप बोलेंगे कि आज की जलवायु बहुत अच्छी है। मौसम कहेंगे, किस आधार पे? कैसे कह दिया आपने अच्छा है? मैंने, चलो सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। जलवायु और मौसम को निर्धारित करने वाले कारक कौन है? और कुछ? घनत्व। जोड़िए मत अपने मन से। आर्द्रता। चलिए, तो आपने ये बताया कि एक अल्पकाल की और एक दीर्घकाल की। कितना दीर्घकाल? निर्धारित है, फिक्स है। वो दीर्घकाल भूगोल में परिष्कृत है। दीर्घकाल की अवधि निर्धारित कर ली गई है। कितना दीर्घकाल? 1 साल? ऐसे निरीह भाव से काहे देख रहे हो? 10 साल बोले हो तो फिर निरीह ढंग से काहे देख रहे हो? अगर आपने 10 साल पढ़ा है तो होगा 10 साल, नहीं है 10 साल। चले और फिर ट्राई करें। 31 वर्ष नोट कर लीजिएगा, कहीं काम आ जाएगा आपके। तो निर्धारित ये प्रपोजल रखा गया था 35 वर्ष को, तो इंटरनेशनल जो मौसम विज्ञान है उसने कहा कि नहीं नहीं ज्यादा हो जाएगा, तो 31 साल। अब 31 कम है ना, 31 साल को कहा गया कि इसकी औसत को हम लोग क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे। क्लियर है बेटा? तो मौसम और जलवायु का परिवर्तन भी हो जाता है। रात दिन की अवधि इसी के कारण बदलती है, दैनिक गति के कारण बदलती है? इसी के कारण बदलती है। रात दिन तो दैनिक गति के कारण होता है, लेकिन रात दिन की अवधियों में जो अंतर होता है वो वार्षिक गति के कारण होता है। तो लिख लो बेटा तो। पहला, ऋतुओं में परिवर्तन। ऋतु में परिवर्तन किसके कारण होता है बेटा? वार्षिक गति के कारण होता है। क्लियर है? दूसरा, दिन की अवधि में अंतर। जैसे दिन छोटे दिन बड़े होने लगते हैं ना बेटा, ये दैनिक गति की वजह से नहीं होते, ये वार्षिक गति के कारण होता है। ठीक है? अब थोड़ा सा बेटा बात करेंगे आपसे
समय वह कैसे निर्धारित करते हैं, टाइम कैसे निर्धारित करते हैं। कुछ देशांतर रेखाएं होती हैं, कुछ अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश पे तो चर्चा हो ही रही है आपसे। तो कैसे कैसे हम मनुष्यों ने ये सब प्लाट किया। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का वजूद क्या है, अस्तित्व क्या है, आखिरकार हम मनुष्यों ने ये सब अगर कल्पना की है तो उसकी वजह क्या रही होगी। कोई कारण तो जरूर रहा होगा, कोई समस्या रही होगी। एक बात मुझे बताइए, जैसे आपके कोई परिचित आपको कॉल करे और आपसे पूछे कहाँ है, तो क्या बताएंगे? अरे बताएंगे जहां है, कोचिंग में है, ये ना बोलोगे? अगर झूठ ना बोलो तो यही बोलोगे कोचिंग में है। वो पलट के पूछ सकता है कोचिंग कहाँ है, जैसे ना जानता हो। तो कोई लैंडमार्क, कोई लोकेशन बताएंगे ना कि भाई चलो डीएवी कॉलेज के सामने है। क्लियर है? कभी आप अपनी लोकेशन एब्सोल्यूट बता सकते हो बिना किसी का नाम वाम लिए। जैसे मान लीजिए आपने अपने मित्र को फोन किया तो उन्होंने कहा मैं चौक में हूं, तो समझ में आ रहा है चौक में। फिर चौक में आप उनको ढूंढने निकल गए, फिर पूछा अरे कहाँ चौक में है, तो फिर वो बताएंगे कि भाई बाटा वाले शोरूम के सामने है। थोड़ा एब्सोल्यूट बता दो ना आप कहाँ हो, बिना कुछ नाम वाम लिए। परेशानी कहाँ है वो हम आपको बता रहे हैं। स्थलों पे तो आपको लैंडमार्क मिल जाता है। सहारा के मरुस्थल में कौन सा लैंडमार्क मिलेगा? मान लीजिए सहारा के मरुस्थल में गए हैं ट्रैकिंग करने, गुम हो गए और आपके मित्र ने फोन किया, पूछा, तो बताएं सहारा के मरुस्थल में है। और पूछेगा कहाँ है, कहेंगे बालू का टीला है वहीं है। ऐसे आपको ढूंढ लेगा कोई? चलो मरुस्थल भी तो थोड़ा ठीक है, महासागरों में गुम हो गए तो क्या होगा? 71% हिस्सा है, धरती को तो विषाता ही नहीं उसके आगे। भाई 29% पे स्थल है, पढ़ा है आपने, लगभग 71% पे सागर है। और किसी महासागर में आपकी जहाज वहाज गुम हो गई या खराब हो गई तो फोन करोगे ना? अरे बिल्कुल मदद मांगेंगे। तो एक बच्चा तो बड़ा सीरियस हो गया, कहा सर फोन कैसे करेंगे? हम कहा क्यों? कहा कि वहां टावर वावर तो होगा ही नहीं, पानी में कहाँ टावर होता है? अरे धरती पे जगह जगह एयरटेल और जियो फलाना ढिमाका का टावर लगा होता है, समुद्र में तो टावर नहीं लगे। कि लगे हैं भाई, हमको आइडिया नहीं है, मैं कभी समुद्र की यात्रा नहीं किया। तो समुद्र में बीच बीच में पिलर बना बना के टावर लगाए गए, तो फिर अच्छा सैटेलाइट से क्या देंगे भैया बता दो? नहीं, एक फोन होता है जिसका नाम होता है सैटेलाइट फोन। तो जो सैटेलाइट फोन होते हैं उनको किसी टावर वावर की आवश्यकता नहीं होती, वो सीधे सैटेलाइट से लिंक होते हैं। उसमें एक घटना है आपको बताएं, महाराष्ट्र में एक जगह है लातूर, भूकंप आया था, भयानक भूकंप आया था। और देश को 3-4 दिन बाद पता चला कि लातूर में इतना भयानक भूकंप आया। जानते हो क्यों? क्योंकि सारा कम्युनिकेशन ही कट गया, फोन खराब हो गए, सब कुछ चौपट हो गया, पता ही नहीं चल पाया। उसके बाद से फैसला लिया गया कि हर जिले के डीएम के पास और कुछ हो ना हो, एक सैटेलाइट फोन जरूर होगा। तो सैटेलाइट फोन इस बात की गारंटी देते हैं कि कम्युनिकेशन ऑन रहेगा। इस धरती के किसी 1 इंच इलाके में आप चले जाए, सैटेलाइट फोन की नजर में होंगे आप। तो सैटेलाइट फोन सीधे टावर रोड से नहीं कनेक्ट होता, वो सीधे उपग्रह से कनेक्ट होता है और सीधे कम्युनिकेट कर लेता है। तो हर जिले में तब से लातूर भूकंप के बाद से हर जिले में डीएम के पास सैटेलाइट फोन तो है ही है। आम आदमी सैटेलाइट फोन नहीं रख सकता, अलाउड नहीं है। उसके लिए सरकार से परमिशन वगैरह लेनी पड़ती, बहुत मुश्किल काम है खास सुरक्षा के दृष्टिकोण से। क्योंकि फिर आपकी लोकेशन वगैरह ट्रैप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस फोन से तो पल पल की आपकी पूरी जन्म कुंडली है, गूगल मैप पे जाके देखो ना, तो पिछले 20 साल का 20 दिन का डेटा देखो तो बताएगा किधर किधर से आए थे, किधर किधर से गए हो। सब रिकॉर्ड मौजूद है, रास्ता बता देगा कि इस तरफ से गए थे, बाइक से गए थे, पैदल गए थे कि ऑटो से गए थे। तो कुछ प्राइवेसी तो आज की डेट में रही नहीं गई भैया, सार्वजनिक जिंदगी है। लेकिन सैटेलाइट फोन से ये सब पता नहीं लगाया जा सकता। तो जाहिर सी बात है बेटा कि समुद्रों में हम कैसे लोकेशन बताएंगे? कोई तो तरीका होगा। मान लीजिए सैटेलाइट फोन भी है तो क्या बताओगे कि मैं फलाने जगह पे हूं? तो संभव ही नहीं है बेटा। आप देखते हैं कि एक हवाई जहाज से मिसाइल अटैक किया जाता है, हवाई जहाज से सब दिखता है धरती पे साफ साफ,
कभी कभी बहुत ऊंचाई से उड़ान भरते हैं और एकदम सटीक हमला करते हैं। आखिरकार कुछ तो होगा, कोई तो सिस्टम होगा। उस सिस्टम का नाम है जीपीएस, जिसका नाम है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। पल भर में आपको बता देगा बिना किसी जगह का नाम लिए हुए कि किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का विद्यमान है। अक्षांश देशांतर आपको बताएगा। तो ये है क्या मामला, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी हेडिंग बना लें, देशांतर रेखा। एक्चुअल में है क्या ना बेटा, जरा सा समझो। जैसे ग्राफ राफ कभी पढ़ा होगा ना बचपन में, तो ग्राफ जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें दो एक्सिस होते हैं, एक्सिस एक्स और एक्सिस वाई, यही ना बेटा। तो ये एक्सिस हम लोग इसलिए बना देते हैं ग्राफ में कि किसी पॉइंट की लोकेशन को सीधे सीधे पकड़ा जा सके, है ना बेटा। जैसे मान लीजिए हम एक बिंदु यहां बना दिए, तो ग्राफ की मदद से अगर हम इसको चिन्हित कर दें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और इधर भी 1 2 3 और 4। समझ गए इसका कोऑर्डिनेशन? मिल गया 3 4, जिसका कोऑर्डिनेशन क्या है 3 4, यानी एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पे 4। क्लियर है बेटा? अब ये यूनिक पोजीशन है, ये कोई दूसरी पोजीशन 3 4 की नहीं हो सकती। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ग्राफ जहां हमने बनाया, क्योंकि ये तो फ्लैट है, दो बीमा में है, पृथ्वी दो बीमा में तो नहीं है, तो आखिर किसी बिंदु को कैसे ट्रैप करें? पृथ्वी तो 3 डायमेंशन में है ना बेटा, 3 बीमा में है ना, तो किसी लोकेशन को कैसे ट्रैप करें, इसीलिए हम लोगों ने अक्षांश देशांतर की कल्पना की, और कोई वजह ही नहीं है। और दूसरा कि घड़ियां कैसे संचालित हों, इसके लिए भी देशांतर रेखाओं की कल्पना किया। घड़ी ऐसे नहीं चलती, सरकार आपसे निरंतर झूठ बोलती रहती है और आप उसी झूठ में जी रहे होते हैं। 11:30 बजने वाला है, क्या आप श्योर हो 11:30 ही बजने वाला है? अरे लंदन नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूं। जब एक रेडियो स्टेशन पे या टीवी पे अनाउंसमेंट होता है कि शाम के 8 बज गए हैं, तो क्या 8 ही बजे हैं? तो झूठ बोलते हैं ना वो, लेकिन झूठ से देश चलता है। हर जगह क्या है, हर जगह 8 बज जाएगा, अरुणाचल में भी 8 बजेगा और गुजरात में भी 8 बज जाता है, लेकिन 8 ही बजता है पूरे भारत में। पूरे भारत में 8 ही बजाना होगा घड़ी में आपको। गुजरात में कोई मित्र है आपका? एक बच्चे से मैंने पूछा कि कोई मित्र गुजरात का? कहा हाँ। तो कौन? कहा नरेंद्र मोदी। अरे भाई, नरेंद्र मोदी भले गुजरात के हों, देश के प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो दिल्ली में होंगे ना। तो अगर कोई गुजरात में मित्र हो और आपके यहाँ जब दिन डूब जाए, सूर्यास्त हो जाए, तुरंत फोन मिलाइए गुजरात और पूछिए कि सूर्यास्त हो गया। तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सूरज दिख रहा होगा। लेकिन समस्या ये है कि अगर ये कहा जाता है कि 6:13 पे सूर्यास्त होगा, तो क्या पूरे भारत में 6:13 पे सूर्यास्त हो ही जाता है? तो आखिर ये सब क्या मामला है बेटा? कैसे देश को चलाया जाता है, कैसे व्यवस्थाओं को चलाई जाती है, थोड़ा समझते हैं। तो थोड़ा सा देखिए बेटा क्या है मामला, डायग्राम से देखने की कोशिश करिएगा। जैसे पूरी पृथ्वी को हम लोगों ने ग्राफिकल फॉर्मेट में डिमार्केट किया, एक ग्राफ के फॉर्मेट में बांटा। तो पहले तो बीच में एक रेखा खींच दिया, ठीक बीचों बीच। इस रेखा को खींच के हम लोगों ने डिमार्केट कर दिया कि इसको हम हेमिस्फीयर में डिवाइड करेंगे, गोलार्ध में बांटेंगे। अब ठीक है ना? तो इधर के इलाके को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इधर के इलाके को क्या बोलेंगे बेटा? साउदर्न हेमिस्फीयर। ये डिमार्केट कर लिया। तो अब ये कम से कम तो तय हो गया कि कोई उत्तर या दक्षिण में डिमार्केट किया जा सकता है, कि भाई आप उत्तर में हो कि दक्षिण में हो, ये तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उत्तर का इलाका भी तो बहुत छोटा नहीं है। अरे ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है, धरती बहुत बड़ी है। तो अब इसके लिए क्या किया हम लोगों ने? जरा सा समझने की कोशिश करो बेटा, हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों ने इसी के समानांतर, किसके?
शून्य अंश अक्षांश के समानांतर हम लोगों ने रेखाएं खींची, लेकिन ध्यान रखना पैरेलल, इस तरह से, है ना बेटा। अब ये रेखा कैठ होगी, इसको लेके बवाल करते हैं बच्चे, इसके बीच में हजारों रेखा हो सकती। अरे एक एक डिग्री पे खींचेंगे तब ना, 23.5 डिग्री के डिमार्केशन पे है। अरे आपने पढ़ा है ना कि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, 1 से 2 डिग्री के बीच में 60 रेखा खींची जा सकती है। कितने कितने पे आप खींच रहे हैं डिपेंड इस पे करता है ना। आनंद तो नहीं होगा, लेकिन ज्यादा तो जरूर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 डिग्री है ये, और ये मान लो 2 डिग्री है, तो आप इसको 2 रेखा गिन रहे हो, लेकिन 1-1 डिग्री की डिमार्केशन पे गिन रहे हो ना। हम 1-1 मिनट के डिमार्केशन पे गिने तो 60 रेखा हो जाएगी इसके बीच में। और आपको मालूम है कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में 360 रेखा हो जाएगी, अगर 1-1 सेकंड के डिफरेंस पे खींचे तो। ये थोड़ा सा बचपना जैसा प्रश्न है कि कितनी देशांतर रेखा है। अरे कितने कितने डिफरेंस पे है ये बोलेंगे तो हम कुछ बता पाएंगे। मैं कितने कितने डिफरेंस पे आप पूछ रहे हैं तो हम बता पाएंगे कैठो रेखा है। 111 क्या बताया आपने? क्या? दो अक्षांश। एक 111 किलोमीटर होगी। जब भी कुछ बोलते हो तो सोच समझ के बोलो क्या बोल रहे हो। मैं 1 मिनट और 2 मिनट के बीच की दूरी पूछ रहा हूं। आपने क्या बताया ये आपको भी नहीं पता है। आपने सीधे सीधे 2 डिग्री के डिफरेंस को बताया, लेकिन हमेशा 2 डिग्री का डिफरेंस हो जरूरी थोड़ी है। फिर 23.5 कहां से आ गया? फिर 23 के बाद 24 आना था ना, फिर 23.5 आ गया। नहीं समझ पा रहे हो? 23.25 भी हो सकता है, 23 डिग्री 1 मिनट भी हो सकता है, 23 डिग्री 1 मिनट 1 सेकंड भी हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो आप बता रहे हो 111, ये 1 डिग्री से 2 डिग्री यानी लगातार 2 डिग्री के बीच का डिफरेंस है, ना कि 2 मिनट का डिफरेंस है, ना कि 2 सेकंड का डिफरेंस है। 12 यही सब रटे रहते हो और मेरी नजर से नहीं गुजरा होगा। 111 है, ये सब बोल बोल के बहुत इंप्रेस में होता नहीं इन सब चीजों से, है ना। 12 थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, कुछ इस तरह से। चलो थोड़ा दूर दूर खींचते हैं, इधर भी है ना बेटा। तो ये रेखाएं जरा इनकी खासियत देखो। 2 अक्षांश रेखाएं एक गोलार्ध में एक बराबर लंबाई की नहीं होती। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। 2 अक्षांश रेखाएं एक गोलार्ध में एक बराबर लंबाई की नहीं होती, लेकिन 2 अक्षांश रेखाएं दोनों गोलार्ध मिला के एक बराबर लंबाई की होती है। अरे भाई ये वाली बराबर हो सकती है, ये वाली बराबर हो सकती है। 23.5 अभी आपने पढ़ा है, दोनों एक बराबर लंबाई की है, लेकिन एक गोलार्ध में 2 अक्षांश रेखाएं एक बराबर लंबाई की नहीं होंगी। और ये भी रेखा नहीं है, अपने दिमाग में बैठा लो, ये भी वृत्त है। वो जैसे अभी होली आई थी ना, तो आलू के चिप्स बनाते हैं। हाँ देखो कुछ बच्चियां हैं जो मुस्कुरा रही, जिनको जिम्मे लगा होगा कि तुम ही बनाओगे। बहरहाल तो उसमें आप देखते हो पहले छोटा सा, इतना छोटा सा चिप्स बनता है, फिर अगला वाला उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एक तो सबसे बड़ा वाला, फिर उसके बाद फिर छोटा छोटा। ये चिप्स है ना भैया। छोटा वाला, थोड़ा बड़ा, सबसे बड़ा वाला, फिर छोटा होते चला गया। क्लियर है बेटा? तो जरा इसको समझने की कोशिश करिए किस तरह से हमने रेखाओं, लेकिन हर रेखा को हमने विषुवत रेखा के समानांतर ही खींचा, डिग्री उनकी चाहे जो भी हो। अब इसमें एक समस्या आई, इसको 0 मान लिया तो 1 डिग्री इधर भी 1 डिग्री इधर भी, बोल नहीं रहे।
2 डिग्री यहां भी तो 2 डिग्री यहां भी, ऐसे करते करते 90 डिग्री इधर भी तो 90 डिग्री इधर भी। अब ये कंफ्यूजन हो गया कि अगर आप बोले कि कहां हो, किस अक्षांश पे हो, तो आपने कहा 2 डिग्री अक्षांश पे है, तो कंफ्यूजन है कौन वाले 2 डिग्री पे। इस समस्या का समाधान कर दिया गया कि अक्षांश के साथ हमेशा उत्तरी या दक्षिणी बोलना होगा आपको, एक को छोड़ के, शून्य वाले को छोड़ के, क्योंकि ये एकलौती है, ये अकेले है, इसके साथ उत्तरी और दक्षिणी आपको नहीं बोलना होगा। इसके बाद कोई भी अक्षांश बोलोगे आप, उसके साथ उत्तरी और दक्षिणी आपको हर हाल में बोलना पड़ेगा। एक बात तय हो गई कि अक्षांश रेखाओं के साथ क्या शब्द प्रयोग होता है बेटा, उत्तरी या दक्षिणी। क्लियर है? 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश समझ में आ गया, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश समझ में आ गया, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश क्लियर हो रहा है, इधर की बात हो रही है। क्लियर है बेटा? तो उत्तरी और नंबर भले ही कॉमन हुआ, लेकिन उत्तर और दक्षिण करके हमने डिमार्केट कर लिया। क्लियर है? और मैंने आपको बताया कि एक गोलार्ध में 2 अक्षांश रेखाएं एक बराबर लंबाई की नहीं होंगी। इसमें कुछ अक्षांश रेखाओं को हमने नाम दे रखा है, हर रेखा को नाम नहीं दिया। जैसे कल हमने बात किया था कि हमने 0 को नाम दिया है, हमने 23.5 को नाम दिया है, हमने 66.5 को नाम दिया है, और हमने 90 डिग्री को नाम दिया है। इसके अलावा देशांतर रेखाएं और भी हैं, लेकिन उनको हम लोगों ने कोई नाम वाम नहीं दिया, बस डिग्री से। अब थोड़ा देखिए कि देशांतर रेखाएं कैसी। तो देशांतर रेखाएं एक ध्रुव से शुरू होती हैं और दूसरी ध्रुव पे समाप्त होती है, लाइक दिस। क्लियर है बेटा? कुछ ऐसा। अब इसमें बड़ी मजेदार बात है कि हर देशांतर रेखा एक बराबर लंबाई की होती है, जबकि हर अक्षांश रेखा एक बराबर लंबाई की नहीं हो रही है। काहे गुस्सा होके देख लो भाई, नहीं क्लियर हो रहा है? हर देशांतर रेखाओं की लंबाई एक बराबर होती है, एक देशांतर को छोड़ के। बीच वाले कौन है? 0। ये छोटी होती है। 0 क्या होता है? अभी बवाल कर दोगे तो अभी बवाल हो जाएगा, अभी धैर्य से इंतजार करो। अच्छा, ये वाला 0 है, धरती थोड़ी घूम गई तो कोई दूसरा वाला 0 आ जाएगा सामने। अरे नहीं समझ पा रहे हो मेरे भैया, ये तो एक स्थिति में धरती रुकी है तो आप 0 पहचान लिए, लेकिन धरती अगर घूमेगी तो हर रेखा 0 जैसी पोजीशन पे आएगी। अरे भैया अभी ये ना सामने है, अभी जब धरती घूमेगी तो ये वाला सामने आ जाएगी, तो 0 वाली लोकेशन पे तो हर रेखा आएगी। नहीं समझ पा रहे हो? ये घूमने वाली चीज हो और यहीं बैठ के देख रहे हो, और ये घूम रही है देशांतर के पथ पे, तब को उसके सामने हर देशांतर 0 वाली पोजीशन पे आएगी। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? हर देशांतर रेखा 0 है। 0 माने क्या? बकवास और कुछ नहीं। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए हम कह क्या रहे हैं। अब धरती घूम रही है मेरे भाई, किधर से किधर? नहीं, यहां धरती पे बोलो, धरती पे लाउड है, सूरज पे लाउड नहीं है, धरती पे लाउड है। पश्चिम से पूरब की ओर हम घूम रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो अगर आप ये माने कि मैप में हम लोग डिसाइड करते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यही ना बेटा? तो ये मान लो कि धरती कुछ इस तरह से घूम रही है। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे घूम रही है, और मान लो सूरज इधर है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब ये कि देशांतर रेखाएं कैठो खींची जा सकती हैं, ये तो तय है कि 1-1 डिग्री पे अगर खींचा जाए तो 360 देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। बोल नहीं रहो। एक बिंदु के चारों ओर कितना कोण बनता है? एक बार फिर कोशिश करते हैं, धरती को ऊपर से देखते हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। ये हो गया नॉर्थ पोल। हाँ या ना बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। अब यही तो देशांतर रेखाएं हैं। ऊपर से देखेंगे तो ऐसी जाती हुई दिखेंगे ना, तो ये है देशांतर रेखा। तो एक बिंदु के चारों ओर कितना डिग्री का कोण हो सकता है? 360। तो 1-1 डिग्री पे अगर आप देशांतर रेखा खींचने की कोशिश करो तो 360 देशांतर हो गई।
यानी ये रेखाएं कुल कैट है बेटा 360। क्लियर है? अब एक चीज बताइए कि 360 देशांतर रेखा तो है, हम आपसे पूछे इस रेखा से इस रेखा के बीच में कै देशांतर रेखा है? गिन लेंगे, 1 2 3। धरती पे कहीं है देशांतर रेखा जो गिन के बता दोगे? मैथ में तो गिन लिया। अब एक बात बताओ, जरा सा कल्पना करो, गोरखपुर से, जरा समझने की कोशिश करना बेटा हम क्या कह रहे हैं, अच्छे उदाहरण से आपको समझाएंगे। गोरखपुर से बनारस तक की दूरी जो है वो तो है ही है, वो दूरी तो बदल नहीं जाएगी, बीच में आजमगढ़ आएगा। तो थोड़ा मान लेते हैं कि गोरखपुर से आजमगढ़ की दूरी 100 किलोमीटर और आजमगढ़ से बनारस की दूरी 100 किलोमीटर मान लेते हैं मोटा मोटा। तो बनारस से गोरखपुर की दूरी 200 किलोमीटर। लो, अब इसमें भी आश्चर्य से देख रहे हैं कि ये क्या बोल रही है, सही बोल रहे हैं। तो दूरी 200 किलोमीटर है। क्लियर है? बीच में मील के पत्थर गड़े हुए, माइलस्टोन गड़े हुए हैं, बनारस से लेके गोरखपुर तक मील के पत्थर गड़े हुए हैं। क्लियर है? मील के पत्थर पे अभी रंगाई पुताई का काम चल रहा है, हाँ पेंटिंग वेंटिंग होती है, तो रंग के रेडी कर लिए, नंबर नहीं लिखे अभी। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि जीरो कहां से शुरू करें? इसका कोई नियम है? अरे हर आदमी अलग अलग जगह से चलता है। अच्छा एक बात बताओ, जीरो कहीं से शुरू करें, इसे दूरी पर कोई असर होगा? कोई असर नहीं होगा। अब मैं उदाहरण बता रहा हूं, मान लीजिए जीरो का पत्थर आजमगढ़ में गड़ जाए, तो गोरखपुर की ओर जाएंगे तो किलोमीटर बढ़ता चला जाएगा, बनारस की ओर जाएंगे तो भी किलोमीटर बढ़ता चला जाएगा। आप बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रहे हो, कुछ कंफ्यूजन आपको महसूस हो रहा है तो बात करो बेटा, इसमें कोई बड़ी पहेली नहीं है, बहुत सिंपल ढंग से बता रहे हैं, बहुत सिंपल बात है। जीरो के मील का पत्थर हम आजमगढ़ गाड़ दें और हम गोरखपुर की ओर चले और मील के पत्थर पे किलोमीटर लिखते चले जाए, तो गोरखपुर जब हम पहुंचेंगे तो 100 किलोमीटर दिखेगा, और इधर हम बनारस जाएंगे तो 100 किलोमीटर दिखेगा। बोल नहीं रहे? क्या गोरखपुर से बनारस की दूरी बदल गई? 200 किलोमीटर ही है दूरी। जीरो का पत्थर हम बनारस में गाड़ दें तो आजमगढ़ में 100 दिखेगा, गोरखपुर में 200 दिखेगा। फर्क क्या पड़ता है इससे? या मील का पत्थर गोरखपुर में ही गाड़ दें तो आजमगढ़ 100 दिखेगा और फिर बनारस 200 दिखेगा। तो जीरो का क्या फर्क पड़ता है? जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो कहीं हो, जीरो सिर्फ गिनने के लिए माना जाता है, बाकी जीरो का क्या मतलब है? बनारस में जीरो लिख दिया तो बनारस कुछ खास हो गया क्या? और आजमगढ़ में जीरो का पत्थर लिख दिया तो आजमगढ़ खास हो गया? जीरो काहे लिखा है? गिनती के लिए। बोल नहीं रहे हो? इसको जीरो रूप लेके बड़ा परेशान हो रहे हो ना, तो कोई जीरो हो जाएगा तो हम किसी को जीरो कर देंगे। नहीं नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं है, जो जीरो है वो रहेगा, उसकी पहेली क्या है वो हम आपको समझाते हैं। बहरहाल, तो एक चीज बताओ थोड़ा कि मान लो कि अभी रंगाई पताई चल रही है और आप आजमगढ़ से गोरखपुर में चल पड़े, तो रास्ते में मील का पत्थर देख के बता दोगे क्या किलोमीटर आए हो? मील के पत्थर तो जहां है वहां गड़े ही है, बस ये है कि अभी उस पे किलोमीटर नहीं लिखा है। तो आप बता दोगे क्या किलोमीटर आए हो? अभी तो गाड़ी चलाते चलाते बगल में देखा, कोई पत्थर दिख गया, तुरंत समझ जाते इतना दूर आ गए। फिर बतियाने लगे, फिर गाना वाना सुनने लगे, फिर थोड़ी दूर आए, फिर समझ में आ गया कि हाँ यार इतनी दूर आ गए। लेकिन एक बात मुझे बताओ, ऐसा तब होता है जब उस पर किलोमीटर लिखा होता है, और किलोमीटर नहीं लिखा है तब क्या करोगे? तब एक आदमी को गाड़ी के बगल में बैठाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, और उनसे कहेंगे देखो एक काम करना, 1 भी किलोमीटर का पत्थर छूटे ना, जब पूछे तो बताना क्या हुआ। तो उसे बीच बीच में पूछते रहेंगे क्या पत्थर गुजरा, तो कहा 40, जिसका मतलब 40 किलोमीटर आगे। ये बवाल को दूर करने के लिए नंबर लिख दिया ताकि गिनने की जरूरत आपको ना पड़े, और आप किलोमीटर का पत्थर देखते ही समझ जाएंगे कितना डिफरेंस हुआ। नहीं समझ पा रहे हो? देशांतर रेखाओं की भी गिनती करनी ही होगी, और गिनती जब भी करनी होगी तो किसी न किसी को जीरो मानना ही होगा।
किसको जीरो मानो? राष्ट्रीय ध्वज में क्या तीली है? 24 तो पहली वाली बताओ, पहली तीली कौन है? अरे कोई पहली यार, जहां से गिनो वही पहली, उसमें तो नहीं कोई पहली और आखिरी 24वीं बताया गया। तो देशांतर रेखाएं तो 360 होनी ही है। अब पहली कौन यानी जीरो कौन, इसका फैसला करना होगा। इसका फैसला इस आधार पर नहीं किया गया कि जीरो कौन, इसका फैसला इसलिए किया गया 180 कौन। जीरो नहीं ढूंढे, पहले 180 ढूंढे, क्योंकि 180 देशांतर पे बवाल था। अब इसमें भी गड़बड़ी हो गई बेटा, क्या वो जरा समझे। जैसे हमारे मित्र की बड़ी इच्छा थी तो हम उसी को जीरो मान लेते हैं, कोई हर्जा नहीं है। तो ये जीरो हो गया है ना, तो इधर भी एक और इधर भी एक, इधर भी दो तो इधर भी दो। लेकिन यहां फिर झंझट हो गया कि दो देशांतर अगर आप बोलोगे तो फिर मामला फंस जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने शब्द गढ़ लिया पूर्वी और पश्चिमी। देशांतर के साथ हमेशा पूर्वी और पश्चिमी शब्द का प्रयोग होगा, दो को छोड़ के। एक जीरो के साथ पूर्वी पश्चिमी नहीं बोलना है और एक 180 के साथ पूर्वी पश्चिमी नहीं बोलना है। अब जरा समझो, इधर से नंबर देते देते जाओ और इधर से नंबर देते देते जाओ तो हम पहुंचेंगे 180 पर। जो इसके ठीक, जैसे ये जीरो है ना बेटा, इसके ठीक पीछे एक रेखा होगी, वो 180 होगी, क्योंकि आधा इधर और आधा इधर। 180 इधर से, 180 इधर से 360। एक बच्चे ने कहा कि सर इतना माथा पच्ची काहे किया, जीरो शुरू किया सीधे 360 लिख के छोड़े होते। काहे भाई, ये तो आसान था ना, जीरो शुरू करते और सीधे लेके जाते 360 पे। ये जीरो होता है, यही बगल में 360 हो जाता, बवाल ही खत्म। जी ना पाते धरती पर, जीवन दुभर हो जाता। इसलिए व्यवस्था बनाई गई कि ना भैया, ये दोनों तरफ से नंबर चलेगा। जानते हो दिक्कत क्या थी? दिक्कत 180 की थी। क्यों थी वो हम आपको समझा रहे हैं। धरती किधर से किधर घूम रही है? हाई कई बार पूछेंगे। पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। क्लियर है? तो जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इस रेखा पे 12 बज गया है, मान लें दिन का 12 बजा है, तो क्या इस रेखा पर भी 12 बजेगा? ये रेखा तो 4 मिनट पहले, अरे वो तो 4 मिनट का आइडिया है ना, एक दिन कैलकुलेट करके बताया था कि एक देशांतर को घूमने में 4 मिनट लगता है। तो 4 मिनट पहले ये रेखा यहां रही होगी ना, इस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे 12 बजता हो उस लोकेशन पे 4 मिनट पहले रही होगी। मतलब इस रेखा पे 4 मिनट पहले 12 बज चुका होगा, तो अभी 12:04 हो रहा होगा। और ये रेखा 4 मिनट बाद इस लोकेशन पे आएगी ना, तो भी 12 बजने में 4 मिनट बाकी होगा। इसका मतलब साफ हो गया कि पूरब की ओर जब बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, पश्चिम की ओर घटेगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जीरो से नहीं, कहीं से किसी जगह से। जैसे ये रेखा है ना, ये भी पश्चिम में है, और 3 डिग्री ये भी पश्चिम में है, दोनों पश्चिम में है ना। हाँ या ना बोलोगे? दोनों पश्चिम में है कि नहीं? इससे अरे इधर बोलेंगे वेस्ट और इधर बोलेंगे ईस्ट, तो ये दोनों ईस्ट में है ना, सॉरी वेस्ट में है ना, पश्चिम में। 2 भी पश्चिम में है, 3 भी पश्चिम में है, लेकिन इसके और इसके बीच के समय का डिफरेंस भी 4 मिनट ही होगा। अब यहां से देखिए कि कौन पश्चिम में है कौन पूर्व में है। जीरो गया भाड़ में, जीरो का काम खत्म हो गया, जीरो सिर्फ गिनती के लिए है। अब यहां से 3 पश्चिम में है ना, और 2 यहां से पूरब में है ना, तो 2 का समय आगे होगा और 3 का समय पीछे होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जीरो से नहीं हमारा कोई लेना देना है। किसी भी देशांतर से पूरब गए, वो चाहे पूरब में रहे चाहे पश्चिम में रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं समझ पा रहे हो? किसी भी देशांतर से, चाहे वो देशांतर पूरब में रहे चाहे वो देशांतर पश्चिम में रहे, किसी भी देशांतर से अगर आप पूरब दिशा की ओर बढ़े, अच्छा पूरब पश्चिम में मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है। यहां से पूरब इधर है, माने जिस जगह पे मैं खड़ा हूं,
50 किलोमीटर आगे चले जाएं इधर तो भी उधर ही पूरब रहेगा, और ऐसे हम चले जाए 100-150 किलोमीटर तो भी इधर ही पूरब रहेगा, और 500 किलोमीटर इधर चले जाएं तो भी पूरब इधर ही रहेगा उस जगह से। ये क्यों नहीं भूल रहे, आप याद कर रहे हैं कि किसी भी देशांतर से पूरब उधर ही होगा जिधर पूरब रहता है। यहां से पूरब किधर, इधर, और यहां से पूरब किधर, इधर, और यहां से पश्चिम किधर, इधर, जबकि यह भी पूरब में ही है, बोल नहीं रहे, लेकिन इसके सापेक्ष यह पश्चिम में, तो यहां समय इसके सापेक्ष पीछे जाएगा। ये दिमाग में रखना, जीरो नहीं, किसी भी देशांतर से अगर पश्चिम की ओर हटे आप, चाहे वो पश्चिम में हो चाहे वो पूरब में हो, समय घटेगा। किस हिसाब से? प्रति देशांतर 4 मिनट की दर से, बोल नहीं रहे। और किसी भी देशांतर से पूरब की ओर अगर आप बढ़े, चाहे वो पश्चिम में हो चाहे वो पूरब में हो, चाहे वो जीरो दिखे चाहे ना दिखे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने बार बार कहा, जीरो का मतलब सिर्फ और सिर्फ गिनती के लिए है, और जीरो का कोई मतलब है नहीं। क्लियर है बेटा? तो किसी देशांतर से पूरब में समय बढ़ेगा, चाहे वो देशांतर पूर्वी हो चाहे पश्चिमी हो। किसी भी देशांतर से समय घटेगा, चाहे वो पूर्वी हो चाहे वो पश्चिमी। क्लियर हुआ? कितना बढ़ेगा घटेगा? 4 मिनट प्रति देशांतर की गति से। अब जरा देखो, यहीं से हम जरा जोड़ना शुरू करते हैं। इसके इधर पूरब सब आ रहा है ना बेटा, प्रति देशांतर 4 मिनट की दर से घड़ी आगे जाएगी। तो ऐसे ही बढ़ते 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 जब हम आए तो हम पूरब ही तो जा रहे हैं। कितना चले? 180। किधर? पूरब की ओर। 180 180 गुणे 4 बटे 60, 12 घंटा। यानी इधर से जब आप उस रेखा पे पहुंचे तो घड़ी को 12 घंटे आगे बढ़ाना होगा, है या ना? और इधर से जब फिर आप उसी रेखा पे पहुंचे तो 12 घंटे पीछे करना होगा। उस रेखा के दोनों ओर इधर 12 घंटे आगे और इधर 12 घंटे पीछे, यानी कुल 24 घंटे का डिफरेंस हो गया, है या ना? इसीलिए कहा जाता है कि यही बवाल की रेखा है, क्योंकि ये रेखा अगर किसी देश के ऊपर से गुजर गई तो उस देश की तबाही तय है। और देश के ऊपर से थोड़ी गुजरेगी, अरे गलियों से गुजरेगी, मोहल्लों से गुजरेगी, बिल्डिंग से गुजरेगी, ऑफिस से गुजरेगी, कार्यालय से गुजरेगी, गांव से गुजरेगी, जिले से गुजरेगी। रेखा है ना। अब वहां 2 दिन होगा, है ना? जैसे बाइदे मेरी कोचिंग से गुजर गई होती तो उधर हो जाता संडे, इधर होता मंडे। तो कुछ लोग 2-2 संडे मनाते। जब एक संडे मनाना होता तो उधर बैठ जाते, आज संडे सर घर जा रहे हैं, और फिर अगला संडे भी इधर सेलिब्रेट करते। लोग कहते हैं समय वापस नहीं आता, समय वापस आएगा, एक दिन वापस आ जाएगा, बस मेरे साथ चलो तो सही। बिल्कुल, जो समय बीत चुका है वो दोबारा फिर आएगा। जो तारीख और जो दिन बीत चुका है वो वापस फिर आएगा, बस एक खास जगह आपको चलना पड़ेगा। ठीक है? बर्थडे 2-2 बार मनाने का मन होगा तो बताना, वापस ले आ देंगे फिर वो तारीख और वो दिन। यही इस रेखा की खासियत है। हाँ, बढ़े चाहे घटे, वो उसकी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है, लेकिन आपकी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि सर 2 दिन बर्थडे मनाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ, हम 2 दिन मनवाते हैं। लिखा पढ़ी में वही दिन होगा, वही तारीख होगी, है ना? चलो बेटा लिखें। अब लिखें क्या? तो हो गया भाई, क्या हेडिंग क्या बनाए हो? हाँ लिखें, अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के माध्यम से। 2 लाइन लिख लो भाई। अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम पृथ्वी पर किसी स्थान को निर्धारित कर पाते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम पृथ्वी पे किसी स्थान, किसी बिंदु को निर्धारित कर पाते हैं, क्योंकि उसकी पोजीशन यूनिक होती है, अद्वितीय होती है। जैसे कैसे बेटा? जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ है, इस रेखा पे है, इसकी यूनिक पोजीशन है, धरती पे ये पोजीशन दूसरी कोई नहीं है। अब ये क्या हुआ? 2 अंश उत्तरी अक्षांश,
दो अंश उत्तरी अक्षांश कोई दूसरी रेखा है नहीं, तो रेखा मिलके रेखा तो लंबी है। अब पोजीशन कैसे, अब देशांतर बोलिए। मान लीजिए कि ये हमारा 30 अंश देशांतर है, कौन सा, पूर्वी, तो तय हो गया। 2 अंश उत्तरी अक्षांश, सॉरी 20 अंश, 2 लिखा है ना, 2 अंश उत्तरी अक्षांश, 20 देशांतर पूर्वी। ये यूनिक पोजीशन है धरती पे, ऐसी पोजीशन दूसरा कोई नहीं होगा। क्लियर है, पिन पॉइंट पे होंगे आप। ये कोऑर्डिनेशन यूनिक है, ऐसा कोऑर्डिनेशन पूरी धरती पे दूसरा कोई नहीं होगा। जैसे आप कहें कि यहां, मान लीजिए कोई यहां है, तो यहां भी 2 देशांतर बोलेंगे, 2 देशांतर उत्तरी, लेकिन देशांतर अब इसका बदल जाएगा। हो सकता है कि 40 देशांतर हो पश्चिमी, तो यूनिक पोजीशन मिल रही है ना बेटा। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके माध्यम से धरती पे हर बिंदु की यूनिक पोजीशन होती है, अद्वितीय पोजीशन होती है, यानी हम किसी चीज को ट्रैप कर सकते हैं। पानी की जहाज सागर में जब गड़बड़ाती है तो जानते हो क्या करता है, वो अपनी जीपीएस लोकेशन भेजती है, क्योंकि कोई हवाई जहाज और कोई पानी की जहाज ऐसी होगी नहीं जिसमें जीपीएस ना हो। वो तुरंत अपनी जीपीएस लोकेशन भेजेगा, कितने लैटिट्यूड इतने लॉन्गिट्यूड पे हमारी जहाज खराब है सागर में, मिनट भर में हेलीकॉप्टर पहुंचेगा, लोकेशन ट्रैप कर लेगा। और नहीं तो प्रशांत महासागर तालाब थोड़ी है, ये कोई पूछे कहां खराब हुई जहाज, कहे प्रशांत महासागर में, तो कह देगा आ रहे हैं, है ना, ढूंढ लोगे प्रशांत महासागर में। 1000 जहाज लग गए तो महीने भर में ढूंढ पाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ तो पल भर में ढूंढ लेंगे, लोकेशन पता लगा लेंगे, तो बहुत बड़ी चीज है बताइए। 12, दूसरा, समय के निर्धारण करने में, समय के निर्धारण करने में देशांतर रेखाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो 0 पहले नहीं निर्धारित किया गया, पहले 180 ढूंढा गया। जैसे पहले 0 का पत्थर नहीं गाड़ा गया, पहले 200 कहां होगा ये गाड़ लें, 0 तो मिल ही जाएगा घटाते घटाते, बोल नहीं रहे। जब हम 180 निर्धारित कर लेंगे बेटा तो 0 नहीं मिलेगा, घटाते घटाते 0 तो आ ही जाएगा। तो 0 टेंशन नहीं था, टेंशन 180 था। क्लियर है बेटा। तीसरे 2 रेखाओं को हम लोगों को पढ़ना होगा स्पेशली, देशांतर रेखाओं को, एक 0 अंश देशांतर और एक 180 अंश देशांतर। तो हेडिंग बना लीजिए, बात तो नहीं कर पाएंगे लेकिन हेडिंग बना लो ताकि याद रहेगा। लिखें, समय तथा दिन के निर्धारण करने के लिए 2 देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण हैं। समय तथा दिन के निर्धारण करने के लिए कौन से बेटा, 2 देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। 2 देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण हैं। तो 1-2 करके लिख लो, चर्चा हम करेंगे, विस्तार से बात करेंगे बेटा, जान इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, है ना। पहला, 0 अंश देशांतर। पहला क्या बेटा, 0 अंश देशांतर। इसके कई नाम हैं बेटा, है ना, इसके नाम सब लिख लो आप लिख करके। पहला आप लिख करके जीएमटी, जीएमटी कैपिटल में, जीएमटी ऑब्लिक प्राइम मेरिडियन, हिंदी में इसका एक और नाम है बेटा मध्याह्न रेखा। ये सब क्या है बेटा, 0 अंश देशांतर। क्लियर है। दूसरा, अभी नाम लिखो अभी, दूसरा 180 अंश देशांतर, 180 अंश देशांतर। ध्यान, एक चीज नोटिस कर रहे हो बेटा, इनके साथ पूर्वी पश्चिमी नहीं बोला जा रहा है ही नहीं, तो बोला क्या जाए, यूनिक पोजीशन है ये। 180 अंश देशांतर, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। एक तो क्वेश्चन बोलेंगे बेटा आपको, अनुमति है, भूगोल में गणित, कोई हर्जा, ज्योग्राफी में गणित हो जाए तो मैं एक जगह का समय बताऊंगा, एक जगह का समय आप बताइएगा, बता देंगे। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो, है ना। अब इत्मीनान से करना, कर लोगे, पता है ना,
हर देशांतर पे 4 मिनट का डिफरेंस होता है। पूरब की ओर बढ़ेगा, पश्चिम की ओर घटेगा। पूरब रहे पश्चिम रहे उससे हमारा लेना देना नहीं है। जहां पूछा है वहां से पूरब अगर बोलोगे तो बढ़ेगा, और जहां से पूछा है वहां से पश्चिम जाएंगे तो घटेगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? नहीं हो तो अभी बोल दो, अभी कोई बिगड़ा नहीं है। क्वेश्चन का उत्तर बताना पड़ेगा सबको। लेकिन 74 अंश पूर्वी देशांतर, 74 अंश पूर्वी देशांतर पे क्या समय हो रहा होगा? सॉरी, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बना लो। 74 अंश पूर्वी देशांतर दिल्ली, हाँ दिल्ली है 74। 74 अंश पूर्वी देशांतर दिल्ली में क्या समय हो रहा होगा, जबकि 76 अंश पश्चिमी देशांतर कनाडा में